Hello everyone, how are you guys doing? I hope all fit and fine. Very good morning to all of you. Today we'll be starting with a new chapter, a fresh chapter से हम start करेंगे, that is drafting and conveyancing relating to various deeds and documents. आज हम बातचीत करेंगे drafting and conveyancing relating to various deeds and documents. ये अपना चैप्टर है 9. इसमें कंटिन्यूएशन में चैप्टर्स में अलग अलग आगे के चैप्टर्स में भी कई तरह की ड्राफ्टिंग हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स और विथ रिगार्ड टू डीड्स. यहाँ पे बेसिकली मेजरली हम स्टार्टअप करेंगे कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि होते हैं पार्टीज के बीच में, उनके कंटेक्स्ट में बातें करेंगे और तो और किन किन बातों को ध्यान रखना है ड्राफ्टिंग के पर्सपेक्टिव से. साथ ही साथ अगर हम बात करें विथ रिगार्ड की क्या क्या रेलिवेंसी, क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स को ध्यान रखना है ड्राफ्टिंग में, और तो और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एग्जामिनेशन में तुम्हारे अगर कुछ तरीके की ड्राफ्टिंग आती है सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या गारंटी का या व्हाटएवर भी जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो किस तरीके से तुम एज अ स्टूडेंट एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन उसका करोगे. ना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इस स्टेज पे. कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या एसेंशियल्स होते हैं या किस बेसिस पे वो फॉर्म होता है. पहली और बहुत अहम बात, अंडरस्टैंडिंग, समझ एक पार्टी और दूसरी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, जिन कंडीशंस पे, जिन बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर रहे हैं, वो सारी बातें क्लियरली स्टेट की जाती हैं. कॉन्ट्रैक्ट ना केवल एक लीगल रिलेशनशिप, बाध्यता कि कल को अगर कोई प्रोविजन का वायलेशन हुआ तो उसके कंटेक्स्ट में ही केवल ये नहीं बताता है, बल्कि साथ ही साथ पार्टीज की ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी एज सच क्या क्या होगी. आपने पढ़ाई है अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल इन द आई ऑफ लॉ. कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि पहले अग्रीमेंट होना आवश्यक होता है. देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट अनटिल अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट. तो दो एसेंशियल्स एलिमेंट इन्वॉल्व है अग्रीमेंट पार्टीज के बीच में. अकेले इकलौता बंदा अपने खुद से अग्रीमेंट नहीं कर सकता. दूसरी बात, उस अग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशन के तहत कल को अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है, वायलेशन करती है, तो लॉ के नजर में उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. तो दो एसेंशियल्स, पहला तो अग्रीमेंट, दूसरा तो एनफोर्सिएबिलिटी इन द आई ऑफ लॉ. तो यानी कि अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी in the eye of law is equal to contract. Okay. Further, agreement must be between two or more person. Basically parties होनी चाहिए जो कि राजी हो, जो कि सहमत हो, जो कि agree हो with regard to the terms and conditions. विभिन्न प्रकार का agreements enter किया जाता है. और तो और अगर commercial agreements की बात करो, कई तरह के agreements parties enter करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे. मुद्दे की बात यह है कि उन अग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट जब करेंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जब ड्राफ्टिंग करेंगे, तो किन बातों का महत्व होता है. कॉन्ट्रैक्ट्स बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉइड, वॉइडेबल एंड ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट्स. हम ड्राफ्टिंग के टर्म्स से, ड्राफ्टिंग के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि एंटर किए जाते हैं पार्टीज के बीच में, एक तो डोमेस्टिक होगा, एक इंटरनेशनल होगा. डोंट नीड टू राइट इट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. जब लिखने की बात आएगी आई विल मेक श्योर यू राइट डाउन. कॉन्ट्रैक्ट एक डोमेस्टिक होगा, एक इंटरनेशनल होगा. डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब पार्टी एक ही कंट्री से बिलोंग करेंगे, यानी कि बिलोंग टू द सेम कंट्री. both parties basically, x और y है,
दोनों इंडिया में ही बिलोंग कर रहे हैं, वहीं से उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डोमेस्टिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की अगर अपने बात करें, आइदर पार्टी बिलोंग टू अदर कंट्री, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स इंडिया में है कंपनी, या एक्स बेसिकली एक्स वाई जेड इंडिया में, नॉट एक्स कंपनी, एक्स वाई जेड कंपनी, या मिस्टर एक्स इज रिसाइडिंग इन इंडिया वेयर एज वाई इज रिसाइडिंग इन यूके। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यानी कि डोमेस्टिक में बेसिकली इट रिलेट्स टू बोथ द पार्टीज ऑपरेट देयर बिजनेस फ्रॉम वन एंड द सेम कंट्री, वेयर एज इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में बोथ द पार्टीज ऑपरेट फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्री। फायदा या फर्क क्या होता है या एडवांटेज क्या होता है? देखो, ग्लोबलाइजेशन के तहत, बिजनेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के तहत नो लॉन्गर डोमेस्टिक मार्केट इज अवेलेबल, ये तो आपको पता ही है। अगर ग्रो एंड प्रॉस्पर करना है, अपने काम को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपको बाहर से हाथ मिलाना पड़ेगा, बाहर वाले के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, जिसके तहत उसका भी फायदा हो, रिटर्न के रूप में आपका फायदा हो, एक्सपेंशन और ग्रोथ के रूप में। साथ ही साथ अगर हम बात करें विथ रिगार्ड टू किस तरीके का इंटरनेशनली बेनिफिट या किस तरीके का एडवांटेज हम लेते हैं, कई तरह के बेनिफिट होते हैं। देखो, टेक्निकल असिस्टेंस के रूप में अगर बात कर ले, टेक्निकल असिस्टेंट कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन मतलब दो लोग आपस में, दो पार्टीज आपस में मिल करके बेनिफिट्स एक दूसरे से लेती हैं। किस प्रकार से? मैम, किसी के पास अगर कोई टेक्निकल काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, कोई फर्म बाहर अब्रॉड है जो कि स्थापित है, और मेरा भी उसी काम में या उसी रिलेशन में या उसी प्रोडक्ट में काम करना है, या डीलर है हम या मैन्युफैक्चरर है उसमें, और बाहर वाली कंपनी जो कि विदेश में है वो भी डीलर मैन्युफैक्चरर है, पर उसके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी, टेक्निकल नो हाउ, काबिलियत है किस तरीके से कैसे डील की जाए, तो हम उससे टेक्निकल असिस्टेंस मदद लेते हैं कि आप भी हमें सुझाव दीजिए किस तरीके से हम कैसे करें। तो वो डिजाइन वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह हमको देता है। साथ ही साथ अपना बंदा भेजता है यहाँ पे कि कैसे कैसे ट्रेनिंग की अगर पर्पस करने की जरूरत या आफ्टर द रिक्वायरमेंट हो, यहाँ से अगर कोई जाना चाहे विदेश असिस्टेंस लेने के लिए, मदद लेने के लिए कि कैसे इस मशीनरी को हम चलाएंगे, काम करेंगे, या इसमें कैसे किस तरीके की कमियां हैं, या कैसे इसको ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, कैसे इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, कैसे एडिशनल फैसिलिटीज लगा करके अपने काम को हम बढ़ाएंगे। तो हम अपने खर्चे पे अपना बंदा भेजेंगे, वो सीख करके आएगा वहां से, परंतु वो हमको सर्विस दे रहा है बाहर वाला, वो सारे भी एक तरह के टेक्निकल असिस्टेंस। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो उस तरीके की तालमेल बैठती है। डोमेस्टिक में कई तरह के, विभिन्न तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके बारे में भी हम डील करेंगे। मुद्दे की बात, काम की बात ये होती है, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर वो चीजें जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत है, स्पेसिफाई की गई है, लॉफुल नेचर, lawful consideration, legal object, capacity of party, consent of the party, वो सारे मौजूद होने ही चाहिए, तब जाके तो वो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव और एसेंशियल और वैलिड माना जाएगा। ठीक, हम अगर ड्राफ्टिंग की बात करें, टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्टिंग की, किन बातों को कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग में मद्देनजर रखना है, ये नोट डाउन करने की बात है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड टू your relation to drafting of contract. किन किन बातों को मद्देनजर रखने की आवश्यकता है कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग के लिए? पहली बात, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। Description of the parties to contract.
जो दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर रहे हैं, दो से अधिक लोग, जितनी भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर रही है, अगर एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? पार्टीज कहलाएंगे, टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मिस्टर एक्स इज सन ऑफ, हस्बैंड ऑफ, वॉट एवर बी द सिनेरियो, उसके नाम के बारे में डिटेल उस पार्टी का, उस पार्टी के एड्रेस के बारे में डिटेल, उस पार्टी के डिटेल और डिस्क्रिप्शन विथ रिगार्ड टू स्टेटस के भी डिटेल, कि क्या वो मिस्टर एक्स लॉयर है, क्या मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एक्स और वाई अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दीज आर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इनका डिटेल और डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट में। ड्राफ्टिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहली और एसेंशियल बात होती है, आफ्टर राइटिंग या गिविंग डिटेल दिस कॉन्ट्रैक्ट या दिस डीड या वॉट एवर बी द सीन सिनेरियो जो कि रहता है, चाहे हाउस प्रॉपर्टी का सेल हो, चाहे तुम ले लो बेसिकली अदर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हो रहे हैं या किसी भी तरीके के हो रहे हैं, तो पहले तो वो बात बताई जाएगी कि कौन सा मुद्दा है या क्या है, सेल हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी का, सेल हो रहा है प्रॉपर्टी का, या गारंटी का है, नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, वॉट एवर भी। उसके बाद आती है बात पार्टी के डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स की। जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका स्टेटस, मिस्टर एक्स लॉयर रिसाइडिंग एट ये जगह एड्रेस। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे अहम बात है। मैम ऐसा भी हो सकता है इंडिविजुअल के जगह एक फर्म एंटर करे, कंपनी एंटर करे, बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई बाध्यता तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ही एंटर करती है और बहुत बाकी इंडिविजुअल्स भी एंटर करते हैं, बट कंपनी रोजमर्रा कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए न्यूमरस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती है। तो अगर XYZ कंपनी है और ABC के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या किसी और पार्टी इंडिविजुअल के साथ भी क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां भी डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी आएगी। किस तरीके से आएगी मैम? XYZ कंपनी, यहाँ पे हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा डिटेल ना। इंडिविजुअल है तो उसका एड्रेस, उसका स्टेटस, अगर कंपनी है तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल, अगर फर्म है बेसिकली मैम, तो अगर फर्म है या कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस के डिटेल के साथ साथ वो बंदा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग, उसके डिटेल्स होंगे। क्योंकि देखो भले कंपनी इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर्स, परंतु बंदे होते हैं, लोग होते हैं जो कि कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। कंपनी खुद से तो एंटर नहीं करती है, कोई साइनिंग अथॉरिटी और वो सारी परमिशन ऑथोराइजेशन होता है। तो जो भी इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसको वो अधिकार मिला है कि नहीं, ये बात पहली अहम बात। दूसरी बात, लीगल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो कि एंटर हुआ है, पार्टी क्लियरली स्टेट करेंगे लीगल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या वो सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो बेसिकली कमर्शियल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कंपनी ने किसी से टेक्निकल असिस्टेंस या मदद ली है, क्या बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्या गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मुद्दा या क्या मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो बातें स्पेसिफाई की जाएंगी। फर्दर लाइसेंस एंड परमिट। अब देखो दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं। अब कई बार बेसिकली ये होता है इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब बात चलती है, तो सामने वाले बंदे के पास क्या लाइसेंस है कि नहीं, कि क्या वो उस चीज में एक्सपोर्ट कर सकता है, या बेसिकली इंपोर्टिंग वगैरह का वो सारी चीजों का रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंसेस, लॉ के तहत, गवर्नमेंट के तहत अथॉरिटी परमिशन है कि नहीं डील करने का, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। इन बातों के ऊपर डिस्कशन, इन बातों के ऊपर जानकारी होना आवश्यक है। टैक्सेस, ड्यूटीज एंड चार्जेस। जो एक्सपोर्टर है वो सारा बियर करेगा टैक्स, ड्यूटी, चार्जेस इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि बेसिकली जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा हर टैक्स, हर ड्यूटी, हर चार्जेस को पेमेंट करने के लिए उस कंट्री में जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। सिमिलरली इंपोर्ट या बायर जो की है, वहां पे जो भी चार्जेस, टैक्सेस, ड्यूटीज पे किया जाएगा वो बोन करेगा, वो बियर करेगा। ये सारी बातें क्लियरली स्पेसिफाई की जाती है। देखो
इन सारी चीजों पे पहले ही अग्री या पहले ही सहमति होना आवश्यक है, ताकि बाद में कोई आपस में दिक्कत ना आए, इसीलिए ये बात को स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्टली क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड। अगर बेसिकली क्वालिटी के ही बेसिस पे खरीदार ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो क्वालिटी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट में, खरीदा बेची के कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली सामान खरीदा बेची की अगर बात हो रही है तो वहां पे तो क्वालिटी के बेसिस पे ये बहुत अहम रूप से महत्व रखता है। ठीक है, अब उस केस में एक प्रावधान होना चाहिए, एक प्रोविजन होना चाहिए इंस्पेक्शन करने का। मतलब बेचने वाले ने बेच दिया, सेलर ने बेच दिया, खरीदार ने उसे खरीदना है, अब क्या वो वैसी ही क्वालिटी है कि नहीं जो कि उसने एक्चुअली देखी थी, जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था। तो इंस्पेक्शन करने का अधिकार और हक खरीदार के पास कब है? क्या वो सेलर के पास आकर के वहां पे सेलर कंट्री में जब शिपमेंट होना है उससे पहले आके इंस्पेक्ट कर सकता है कि हाँ ठीक है क्वांटिटी सही है, सामान को शिपमेंट में कंसाइन कर दो, या तो बायर की कंट्री में जब डिलीवरी हो गई है, जब रीच कर गया है गुड्स, वहां पे इंस्पेक्शन करने का प्रावधान। एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज इट वुड डिटरमाइन कि किस तरीके से इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स करने का, which determine the quality as well as the quantity on the basis of which the contract has been formed, वो provisions भी available होंगे। Further, packing। पैकिंग की अगर बात करें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैकिंग। उसके लिए जब अगर गुड्स ज्यादा लंबे ड्यूरेशन या लंबे वॉयज पे जा रहे हैं, टाइम लग रहा है गुड्स को पहुंचने में, तो अगर प्रॉपरली पैकेजिंग उसकी नहीं की गई है, बीच रास्ते में अगर पैकेजिंग खुल जाती है, खराब हो जाती है, तो फिर वो तो वहां पे फिर व्यर्थ हो गया वो सारी चीजें या जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एंटर किया गया था। Sometimes goods are spoiled during the transit because proper packaging is not made। आधे रास्ते में पहुंच करके पैकेजिंग वगैरह खुल गई, सामान निकल गया, अब वो खराब हो गया, सड़ गया। तब अगर कोई गुड्स इस तरीके का नेचर का है तो प्रॉपर कंसर्न, प्रॉपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उसकी पैकेजिंग अच्छी तरीके से हो। कई बार गुड्स जो कि फ्रेजाइल नेचर का होता है, टूट जाने वाले नेचर का होता है, उसको हैंडल विद केयर करना रहता है। आप देखते होंगे एयरपोर्ट्स वगैरह पे कि जो फ्रेजाइल रहते हैं उन कार्टन्स के ऊपर टैग लगा रहता है ना, फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। क्यों? ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं ताकि गुड्स की सेफली डिलीवरी हो जाए टू द डेस्टिनेशन। इवन इंडिविजुअल्स भी लेकर के जाते हैं तो भी ये सारी चीजें टैग्ड वगैरह किए रहते हैं। क्यों? फॉर द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो ये सारी बात कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकेशन की जाएगी। परंतु कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर तरह की पैकेजिंग वगैरह अलाउड नहीं होती है कुछ कंट्रीज में। पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ग्रास या कुछ इस्तेमाल अगर करते हैं, पैकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान कस्टम अथॉरिटी स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कंट्री के तहत, डायरेक्शन कंट्री के तहत गुड्स को कन्फिस्केट कर लेती है। कई जगह के कंट्री का ऐसा प्रावधान है, खूब अच्छे तरीके से पैकिंग करके जाओ, कुछ सामान का इस्तेमाल किया, कुछ घास फूस का तुमने इस्तेमाल करके उसको पैकिंग कर दिया, अब वो गुड्स पहुंच गया दूसरे देश में, विदेश में पहुंच गया। अब वहां पे वो देख रहा है क्या क्या घास फूस है, कस्टम अथॉरिटी वहीं पे चेकिंग के दौरान देखता है कि ना ये सब अलाउड ही नहीं है, हम आपके गुड्स को जब्त कर लेंगे। तब ऐसा अगर किसी देश का कानून है, अगर ऐसा किसी देश की अथॉरिटी है, तब किस तरीके से कैसे किया जाए, वहां पे स्पेसिफिकली इन्फॉर्म किया जाएगा। बायर विल इन्फॉर्म द सेलर ऑफ सच लीगल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि देखो मेरे देश का कानून इस तरीके से ये सारे प्रावधान बनाता है, या ये सारी कस्टम अथॉरिटी के प्रावधान है कि तुम अगर इन चीजों का इस्तेमाल करोगे पैकेजिंग के लिए, वहीं पे कस्टम अथॉरिटी पे रोक लिया जाएगा, सीज कर लेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना, पैकिंग के दौरान वो सारी बातें स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं। फर्दर, शिपमेंट ऑफ द गुड्स। किस तरीके से गुड्स शिपमेंट होगा, कैसे जाएगा, कितने समय के अंदर जाएगा, टाइम, डेट एंड द बेसिकली पोर्ट ऑफ शिपमेंट, कौन सी शिप से मेरा सामान, मेरा कंसाइनमेंट आ रहा है, वो सारी डिटेल्स स्पेसिफाई की जाएगी। ये एसेंशियल्स होते हैं। कई बार
एक पेनल्टी भी इम्पोज की जाती है। पेनल्टी मतलब डिले होने के चलते, शिप से सामान आ रहा था, कंसाइनमेंट लाद करके आ रहा था, डिलीवर किया गया था, अब डिले हो गया, देरी हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट में ना कई बार ये प्रावधान प्रोविजन रहता है कि अगर मेरे को देर हुई तो हम तुमको पेनल्टी चार्ज करेंगे। कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम बाधित होते हैं, मतलब ना एक्स ने वाई के साथ गुड्स मंगवाया, अब उसने किसी और को वो गुड्स देना है। एक्स वाई से गुड्स मंगवाया जो थ्रू शिप आना था, एक पर्टिकुलर डेट थी कि इस तारीख को एक्स को मिल जाएगा। अब जो डेट एक्स को पता थी कि इतने दिन के अंदर या इस तारीख को मेरे को मिल जाएगा, वो दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है। एक्स दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है कि 4 तारीख को मेरे को सामान मिल जाएगा, हम तुमको 5 तारीख को वो डिलीवर कर देंगे, हम तुमको 5 तारीख को डिलीवर कर देंगे। अब अगर 5 तारीख हो गई, एक्स को वो गुड्स मिला ही नहीं, तो वो जो दूसरी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है उसका क्या? उसको भी तो उसके ब्रीच के चलते या खामियाजे के चलते कंपनसेशन देना पड़ेगा या वॉट एवर बी द रिक्वायरमेंट। टाइम बाधित जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि टाइम के ऊपर निर्धारित होता है, तो वहां पे टाइम का बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। कल को अगर कोई भी डिले रहेगा तो ये प्रोविजन स्पेसिफाई किया जाता है कि हमको अगर डिले हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए पीनल प्रोविजन एज सच अट्रैक्टेड रहेंगे, बिकॉज इज स्पेसिफाइड कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि मैंने उसी समय के बेसिस पे, डे के बेसिस पे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये पेनल्टी प्रोविजन भी स्पेसिफाई रहते हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस वगैरह जो की है, कौन सी पार्टी इंश्योरेंस को कंसिडर करेगी और तो और किस तरीके का इंश्योरेंस कवरेज होगा, पेमेंट किस हिसाब से, और वो सारी बातें स्पेसिफाई की जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होते हैं, कितने प्रकार के बिजनेस में एसेंशियल्स उनके बारे में स्पेसिफाई किए रहते हैं। Further talking about with regard to guarantee, गारंटी पे ध्यान देना। गारंटी क्लॉज रहता है, गारंटी समझते हो, इतने साल की गारंटी दे रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, कुछ अगर गड़बड़ी होती है तो उसको हम बदल के, हम एज अ सेलर आपको बदल के देंगे, या तो हम उसको चेंज रिपेयर करके देंगे या तो रिप्लेस करके देंगे अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट अगर उसमें होता है। सेलर इज यूजुअली गिवन एन ऑप्शन टू रिमूव द डिफेक्ट, या तो तुम मेरे को नया गुड्स दो क्योंकि गारंटी पीरियड के दौरान गुड्स खराब हो गया, या तो तुम रिप्लेस करके दो, या तो रिप्लेस करके दो, या तो फिर मेरे को रिपेयर करके दो, उसको ठीक करके दो, मेरा पुराना गुड्स जो था उसमें चेंजेस और उसमें कामकाज करके दो, या मेरे को नया गुड्स दो। रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड गुड अगर जो भी होते हैं विल बी गिवन, अब रिप्लेस करके दिए या नया बना करके दिए तुमको, या उसी को पुराने वाले को बना करके ठीक करके दिए, तो उसकी अब नई गारंटी रहेगी कि ये जो अब हम गुड्स आपको दे रहे हैं ये इतने समय के लिए ठीक चलेगा। अगर नहीं चलता है तो बेसिकली फिर आपको अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो स्पेसिफाई किए जाते हैं उसमें। फर्दर पासिंग ऑफ रिस्क एंड पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रिस्क कौन बियर करेगा, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड द रिस्क विल पास फ्रॉम द सेलर, बेचने वाले इंसान से खरीदार के ऊपर जाएगा। साथ ही साथ कब खरीदार या बायर रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई लॉस या डैमेज हो जाता है ट्रांजिट में, कंट्रोल या नियंत्रण जिसके पास है गुड्स का उसके ऊपर वो स्पेसिफिकेशन करता है विथ रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व। Similarly, points are to be considered with regard to the risk that will pass from the seller to the buyer. No doubt title transfer होता है किससे, जो ओनर है, अब जिसको बेच रहा है उसके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब तक कंट्रोल और जब तक नियंत्रण है आपका गुड्स के ऊपर, अधिकार है, तब तक आपको उसको इंश्योर करना होगा, आपको देखना होगा कि उसमें जो भी रिस्क एसोसिएटेड है उसका प्रिकॉशनरी मेजर लेना, कोई डैमेज ना हो, कोई उसमें खतरा ना हो, इस प्रकार की चीजें। अमाउंट जो भी दिया जाएगा, पेमेंट कंसिडरेशन बेसिकली फॉर द करेंसी इन विच द अमाउंट हैज टू बी पेड। अब देखो इंडिया की करेंसी रुपी, बाहर से अगर हो रहा है डॉलर में या जिसमें भी, तो किस तरीके से करेंसी और किस तरीके से एक्सेप्टेंस होगा, और वो सारी बातें स्पेसिफाई की जाती है, कितना अमाउंट मिलेगा, किस माध्यम से मिलेगा, ट्रांसफर होगा अकाउंट में कैसे, किस तरीके से, वो बात भी स्पेसिफाई की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट्स आ जाता है। फोर्स मेजॉर, फोर्स मेजॉर क्या होता है?
कमर्शियल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि होते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो कि होते हैं, कई बार उसको पूरा नहीं किया जा पाता है, पूर्ति नहीं की जाती है, नॉन परफॉर्मेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया मैम, पर अब पार्टी जो है मना कर देती है करने से, ऐसा भी हो सकता है। तो हम उसको बोलेंगे कि कंपनसेशन दो, हम उसको बोलेंगे कि तुम अब मेरे को डैमेज दो, नहीं, उसकी मजबूरी है, वो नहीं कर पा रहा है। हर मजबूरी को फोर्स मेजॉर मानेंगे नहीं, कुछ मजबूरी को फोर्स मेजॉर मानेंगे। कौन सी प्रोविजन या कौन से पर्टिकुलर स्पेसिफाई किए गए हैं, वो सारे कंडीशन, वो सारे टर्म्स जो कि सामने वाला बंदा जिसको ये काम करना था, जो इंडिविजुअल जिसको ये काम करना था, वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। मैम किस तरीके की ऐसी आ जाएगी कंडीशन कि जब वो काम भी नहीं करेगा मेरा और जब वो मेरे को पैसा भी नहीं देगा? यस, सिचुएशंस ऐसी होती है। हम अगर मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मिस्टर एक्स मेरा काम करने से मना कर रहा है क्योंकि फोर्स मेजॉर कंडीशंस एग्जिस्ट हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मेंस कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का, साथ ही साथ वो कोई भी लायबिलिटी इनकर नहीं करेगा, मतलब मेरे को कुछ पैसा नहीं देगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने का। ये तो अजीब बात आप बता रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा रहता है ब्रीच होगा तो डैमेज मिलेगा, बिल्कुल, परंतु फोर्स मेजॉर के केस में सामने वाला बंदा अगर कोई काम नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मेंस हो रहा है क्योंकि सिचुएशन उसके हाथ से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है, वो कोई भी लायबिलिटी भी इनकर नहीं करेगा, पेमेंट भी नहीं करेगा। कब कब मैम? स्ट्राइक अगर हो जाती है, लॉकआउट अगर हो जाता है, गवर्नमेंट ने जिस प्रोडक्ट के ऊपर डीलिंग करनी थी उसके ऊपर रोक लगा दी, प्रोहिबिशन लगा दिया, अब वो क्या करेगा? जबरदस्ती कानून तोड़ करके करेगा काम? नहीं ना। स्ट्राइक अगर हो जाती है, लॉकआउट अगर हो जाता है, वो सिचुएशन उसके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारी चीजें वुड प्रोवाइड एन एक्सक्यूज टू द सेलर to delay or refuse the performance. साथ ही साथ situations which are beyond the control and which could not have been avoided with due diligence also furnish the above relief. साथ ही साथ ये प्रावधान वहां भी उसको रिलीफ ग्रांट करेगा जब अगर हर वो कोशिश ड्यू डिलिजेंस के तहत रीजनेबल केयर लिया उसने, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सारी चीजें कोशिशें किया पर नाकामयाब रहा काम करने के लिए, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को परफॉर्मेंस नहीं करेगा और तो और वो कोई भी लायबिलिटी इंटर्न भी इनकर नहीं करेगा। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा हुआ है फोर्स मेजॉर के ऊपर। ये सारी बात तो आपको मैंने समझा ही दी, ये सारी चीजें तो आएंगी ही, एसेंशियल्स फॉर ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, परंतु इनमें से भी एक टॉपिक अलग से आएगा। मैम क्या ये सीरियली याद करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सीरियली याद करना, आप है ना चेंज ऑर्डर कर सकते हो, कोई रोमन्स या ऐसे कुछ नहीं है कि स्टेप वाइज ही ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इन एनी ऑर्डर यू कैन रिमेंबर द सेम, ठीक है। फर्दर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन। पार्टीज के बीच में आपसी मतभेद होता है, बिल्कुल होता है। पार्टीज के बीच में कई बार कंडीशंस होते हैं कि जब वो राजी नहीं हो रहे हैं, कई वो अग्री नहीं हो रहे हैं किसी प्रकार का, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है? आपस में म्यूचुअली जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है ना, वो आर्बिट्रेशन के तहत होता है। आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेटर कौन होता है? थर्ड पार्टी, थर्ड बंदा। आर्बिट्रेटर या तो एक हो सकता है, दोनों पार्टी का मिला के एक, या दो आर्बिट्रेटर हो सकते हैं। मतलब मैम दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स और वाई, अब एक्स बोलता हम इस बंदे को अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर, वाई बोलता हम इस बंदे को अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर, ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आर्बिट्रेटर का बेसिकली काम क्या होता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराना। मैम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराने में क्या बेनिफिट होता है? तुम ही सोचो ना, इतने सारे केस पड़े हुए हैं कोर्ट में, रोज कितने केसेस आते हैं, कितना टाइम लगता है उसको डिस्पोज करने में, डिसीजन देने में। आर्बिट्रेशन के तहत आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट स्पीडी वे में होता है, जल्दी होता है, कम खर्चे में होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, साथ ही साथ लेस फॉर्मल वे में होता है। लेस फॉर्मल, कोर्ट की जो बैठक बैठती है उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, उससे कंपैरेटिवली कम रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, सेटलमेंट जरूर होता है, आउट ऑफ कोर्ट राजी होती है पार्टी, और ये क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया जाता है कि कुछ भी दिक्कत आती है, मतभेद होता है, डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में, तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे और किस तरीके से, किस जगह पे बेसिकली
that is arbitration, and the venue of arbitration has to be specified in the arbitration clause. तो एक बार फिर से बातें करते हैं अभी तक जिन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और ड्राफ्टिंग के बारे में उसकी। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल इन द आई ऑफ लॉ, पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ एनफोर्सिएबल इन द आई ऑफ लॉ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स दो प्रकार के ड्राफ्टिंग के पर्पस के लिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक यानी कि दोनों ही पार्टीज ऑपरेट कर रही हैं सेम कंट्री से। इंटरनेशनल मतलब कंट्री डिफर कर रही है ऑपरेशन पर्पस के लिए, एक बंदा यहाँ बैठा है, दूसरा बंदा एक इंडिया में बैठा है, दूसरा बाहर बैठा है, ऑपरेशन उसका इस तरीके से हो रहा है। फर्दर हम लोगों ने बात की फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, परंतु हर वो एसेंशियल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए एसेंशियल होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो सारी चीजें लागू होंगी, एप्लीकेबल होंगी। टॉकिंग अबाउट किन मुद्दों को कंसिडर करना पड़ेगा ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए। पहली बात, पार्टी, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है उनका डिटेल, उनका नाम, उनका स्टेटस, उनका एड्रेस। मैम अगर पार्टी कंपनी या फर्म है तो रजिस्टर्ड ऑफिस, उसकी डिटेल, और तो और फर्म, और उस केस में अगर कोई बंदा इंडिविजुअल कंपनी के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में एंटर कर रहा है तो उसको क्या ऑथराइजेशन दिया गया है कि नहीं। लीगल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का है। सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, अपार्ट फ्रॉम सेल परचेज टेक्निकल असिस्टेंस अगर लिए हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, हाइपोथिकेशन है, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफाई किया जाएगा। लाइसेंस एंड परमिट, पार्टी को बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, लाइसेंस की आवश्यकता और परमिशन की आवश्यकता होती है गवर्नमेंट से कि क्या उनको ये अधिकार दिया गया है कि नहीं। उन चीजों के ऊपर एक चेक रखना, उन चीजों को असर्टेन करना। टैक्सेस, ड्यूटी और चार्जेस, सेलर जो की है सारा टैक्स ड्यूटी चार्ज बियर करेगा उस कंट्री में जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। बायर जो की है इंपोर्ट जहां की हो रहा है वहां से टैक्स ड्यूटी और चार्जेस का उनको असर्टेन करेगा, उनको पेमेंट करेगा। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड, कॉन्ट्रैक्ट में कई बार एसेंशियली बेसिकली जब भी होता है विथ रिगार्ड टू सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिटी इज ऑफ प्राइम कंसर्न। अब उसको कैसे चेक किया जाए, क्या जो बेच रहा है शिपमेंट के पहले वहां पे खरीदार आकर के उसको चेक करे, इंस्पेक्ट करे, या जब शिपमेंट उसको डिलीवर कर दिया गया तब वो चेक करे। ये सारी चीजें एज पर द कन्वीनियंस ऑफ पार्टी डिटरमाइन की जाएंगी। पैकेजिंग, प्रॉपर तरीके से जब गुड्स लंबे रास्ते में जाने वाला है, लंबे ड्यूरेशन के लिए उनको भेजा जा रहा है क्योंकि टाइम लग रहा है पहुंचने में सेलर से बाहर के पास, तो उसको कायदे से पैक करो ताकि आधे रास्ते में वो खराब ना हो जाए और बेसिकली वो स्पॉइल ना हो जाए। और अगर फ्रेजाइल नेचर का है तो वो सारी चीजें इंश्योर करो कि उसकी सेफ्टी के लिए, गुड्स की उनकी प्रॉपर पैकेजिंग के लिए, ताकि सेफली डिलीवर हो। कई बार ऐसा भी होता है किसी कंट्री का ऐसा प्रावधान है कि कुछ चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पैकेजिंग के लिए, तो खरीदार पहले से सेलर को बोल देगा कि आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करिएगा पैकिंग में, वरना कस्टम अथॉरिटी रोक लेगी गुड को, सीज कर लेगी गुड्स को। शिपमेंट ऑफ गुड्स, किस शिप से जा रहा है, क्या नाम है शिप का, अदर डिटेल्स वगैरह। और तो और अगर डिले हुआ मेरे को गुड्स पहुंचने में तो हम पेनल्टी प्रोविजन, पीनल प्रोविजन भी अट्रैक्ट करेंगे। इंश्योरेंस की बातें स्पेसिफाई की मैंने कि इंश्योरेंस की बातें, डॉक्यूमेंटेशन, अदर। गारंटी की बात करें, गारंटी विथ रिगार्ड टू किसकी जिम्मेदारी और कैसी रहेगी। अगर गारंटी क्लॉज है तो सेलर जिम्मेदार रहेगा, लायबल रहेगा, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो या तो रिपेयर करके देगा या तो रिप्लेस करके देगा और फिर नई गारंटी उसकी रहेगी। रिस्क पास होगा सेलर से बायर की ओर, और तो और रिस्क तब तक रहेगा जिसका उसके ऊपर कंट्रोल या पोजेशन है। फोर्स मेज्योर, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोर्स मेज्योर मतलब जब सामने वाला बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को बिकॉज सिचुएशंस आर बियॉन्ड कंट्रोल, साथ ही साथ इफ इन केस सिचुएशन अराइजेस, जब अगर उसने हर वो पूरी कोशिश की, ड्यू डिलिजेंस लगाया, रीजनेबल केयर लगाया, संभवतः अपने तरफ से पूरी कोशिश कर दी, जान लगा दी, फिर भी असमर्थ हो रहा है करने में, तभी भी फोर्स मेज्योर का प्रोविजन उपलब्ध अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ सामने वाला इंडिविजुअल कोई भी लायबिलिटी इनकर नहीं करेगा क्योंकि ऐसी घटना घटी है जो कि उसके हाथ में नहीं है। कैसी घटना मैम? स्ट्राइक, लॉकआउट, गवर्नमेंट प्रोहिबिशन, रोक लगा दिया है, इसके ऊपर उसका कंट्रोल या नियंत्रण तो है नहीं, अब वो कैसे काम करेगा? काम नहीं करेगा। फोर्स मेज्योर, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इनकरिंग एनी लायबिलिटी। सेटलमेंट डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन, पार्टीज के बीच में आपसी मतभेद या डिस्प्यूट होता है तो एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है
बेसिकली ड्राफ्टिंग में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आपको ध्यान रखना होगा कि वो लोग कौन से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, क्या वेन्यू रहेगा, कहां पे ये सेटलमेंट वगैरह कराया जाएगा. हैव आई मेड इट क्लियर? नाउ गोइंग अहेड विथ रिगार्ड टू डिस्कशन, अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. एडिशनल गाइडलाइंस रिलेटिंग टू अग्रीमेंट ऑफ सेल परचेज. सेल परचेज का अगर अग्रीमेंट हो रहा है तो किन चीजों को मद्देनजर रखना है, किन बातों को कंसिडर करना है, इनके बारे में बताया गया है. पहली बात, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, सिमिलरली वेंडर, वेंडर कौन, सेलर, परचेजर खरीदार, उनके बारे में प्रॉपर डिटेल स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है अग्रीमेंट में. Stranger cannot be an party to an agreement. A stranger to an agreement has no enforceable claim. सिंपल सी बात है, अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, पार्टी के बीच में हुआ, दो पार्टी के बीच में हुआ, उनकी डिटेल, वेंडर, सेलर, परचेजर, खरीदार, उसकी डिटेल. स्ट्रेंजर, बाहर वाला जो कि है, जिसके बीच में अग्रीमेंट नहीं हुआ, खरीदार और बेचने वाले के बीच में हुआ है, खरीदार और बेचने वाले, वेंडर और परचेजर के बीच में अग्रीमेंट हुआ है. Stranger, third party, has no enforceable claim and no court shall entertain his claim for specific performance. तीसरा बंदा आकर के कोई क्लेम ऐसा सच नहीं करेगा, ना ही एनफोर्स करने बोलेगा, काम करने बोलेगा, स्पेसिफिकली परफॉर्म करने बोलेगा. क्यों भाई, तुम क्यों आओगे, मैं कौन, खामखा वाली बात आ गई, तुम्हारे साथ थोड़ी अग्रीमेंट हुआ है. जिसके साथ अग्रीमेंट हुआ है खरीदार और बेचने वाले का, वो लोग में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लोग बात बोलेंगे ना. तुम बाहर वाले स्ट्रेंजर, तुम किस लिए बीच में आकर के ऐसे ही आ गए हो. Further, specific performance can be enforced not only against the party but also a party who claims a title. Specific performance के ऊपर बताने की आवश्यकता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है. जब मॉनेटरी कंपनसेशन और बेनिफिट अवेलेबल ना हो, इक्विवेलेंट ना हो, कोर्ट बेसिकली डायरेक्शन देता है, काम पूरा नहीं किया तो स्पेसिफिकली इस काम को करना पड़ेगा आपको, कोर्ट ने ये आदेश निर्देश दिया है. तो मैम ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केवल पार्टी जो कि अग्रीमेंट में रही वही करेगा, नहीं. अगर कोई बंदा, भले स्ट्रेंजर क्यों ना हो, वो अगर बोलता है, क्लेम करता है कि मेरी टाइटल है इस प्रॉपर्टी में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तुम काम करके दो, तुम स्पेसिफिकली ये परफॉर्म करो. तुम क्लेम कर रहे हो ना कि तुम्हारी टाइटल है, अग्रीमेंट तो इनके बीच में हुआ था, पर तुम बीच में कूद के आए हो कि मेरी टाइटल है. तुम अगर क्लेम कर रहे हो तो तुमको भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए आदेश दिया जा सकता है. That is also against the person claiming title under it can be enforced या can be ordered for specific performance. Now, further consideration. Consideration का मतलब समझते हो, something in return. Obviously consideration या price बहुत आवश्यक है सेल परचेज में. और तो और price is an essential ingredient when it is neither ascertained या rendered. कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है, कुछ कमी या खामियां रह गई हैं. कंसिडरेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल इन रिगार्ड टू एन अग्रीमेंट. तो जो बदले में पार्टी दे रही है, समथिंग इन रिटर्न टू द अदर पार्टी इज कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन. जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन मनी में ही हो, इट मे बी एनी फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन के रूप में हो सकता है. अब प्राइस या अमाउंट स्पेसिफाई किया गया. कई बार होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गए, अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, कुछ अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो कि नहीं देते हो, उसको अर्नेस्ट मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट बेसिकली स्पेसिफाई किया जाता है. कल को अगर तुम कोई वायलेशन करते हो, कोई टर्म्स को नहीं पूरा करते हो, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा जब्त कर लिया जाता है. ये प्रोविजंस, ये क्लॉजेस स्पेसिफाई किए जाते हैं अग्रीमेंट में. सब्जेक्ट मैटर, किस मुद्दे के ऊपर, किन मैटर के ऊपर बेसिकली जो कि है प्रोविजंस जो कि है स्पेसिफाई लेट डाउन किए गए. सेल परचेज अगर हो रहा है, बेसिकली प्रॉपर्टी की डिटेल, अगर सेल परचेज प्रॉपर्टी का हो रहा है एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ स्थापित है, क्या सारी चीजें हैं, सारी डिटेल्स वगैरह स्पेसिफाई की जाएगी. जिस भी मुद्दे के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस भी मुद्दे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सारी बातें उसमें स्पेसिफिकली स्टेट की जाएंगी. टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, हम पहले ही बात कर चुके हैं, टाइम बहुत एसेंशियल होता है. अगर टाइम बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट है और अगर कल को वो टाइम पे पूरा नहीं किया जाता है
तो सामने वाली पार्टी को जो नुकसान होगा वो पहले ही बता देगा कि अगर आप मेरे को इस समय पे नहीं देंगे, हम आपको उसके लिए लायबल ठहराएंगे और हम आपसे डैमेज ले लेंगे, क्योंकि मेरा काम तो टाइम के ऊपर निर्धारित है, समय पे निर्धारित है। आपसे लेना, दूसरे को देना, टाइम पे अगर हमको आपसे नहीं मिलेगा सामान तो हम तीसरे को देंगे कैसे? टाइम बाउंडेड या टाइम रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट की अगर हम बात करें, अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत रेलिवेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाएगा इंटेंशन ऑफ द पार्टी। इंटेंशन ऑफ द पार्टी मतलब पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में बेसिकली एंटर कर रहे हैं, वो क्या इच्छुक हैं, क्या वो इस इंटेंशन से क्रिएट कर रहे हैं कि कल को अगर कुछ काम होगा या कोई वायलेशन एज सच होगा तो हम रेडी हैं उस खामियाजे को भुगतने के लिए। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज वेरी एसेंशियल जो भी अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें विथ रिगार्ड टू द लैंग्वेज, किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, टॉकिंग अबाउट विथ रिगार्ड टू लैंग्वेज, इट शुड बी वेरी क्लियर, सिंपल, प्रिसाइज होनी चाहिए। मतलब मैम अग्रीमेंट जो भी पार्टी के बीच में हो रहा है ना, सिंपल भाषा में लिखा जाएगा, सिंपल टर्म्स और कंडीशन में लिखा जाएगा। कोई भी इस तरीके के फैंसी शब्दों का चुनाव नहीं किया जाएगा जिसको समझने में, जिसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आए। एज अ ले मैन, एज अ ऑर्डिनरी मैन जिसको समझ में आ जाए, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, उस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल क्लियर, सिंपल, शॉर्ट तरीके से किया जाएगा। कुछ बातों को मद्देनजर रखा जाता है अग्रीमेंट में, या कुछ चीजों को मॉडल फॉर्म्स या यूजुअल क्लॉजेस अग्रीमेंट में जो कि मौजूद होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने अभी देखा ना कॉन्ट्रैक्ट में, सिमिलरली अग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस स्पेसिफाई किए जाते हैं। कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं? पहला, ऑपरेशन ऑफ अग्रीमेंट। ऑपरेशन का मतलब समझते हो? ऑपरेटिव क्लॉज, या किस बेसिस पे या किन चीजों पे ये अग्रीमेंट फॉर्म हुआ है, ऑपरेट हो रहा है, किस बेसिस पे, तो वो इस तरीके से होगा। कब से इफेक्ट में आएगा, कब से ऑपरेट होगा, तो इसकी शुरुआत इस तरीके से होगी, दिस अग्रीमेंट शैल, कैपिटल्स में, कम इनटू इफेक्ट या विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट स्पेसिफाई की जाती है कि इस तारीख से तब तक होगा, इफेक्ट में ये अग्रीमेंट आएगा। दूसरी बात, टर्मिनेशन बाय नोटिस। कई बार होता है ना, अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा पार्टीज के बीच में, और अगर टर्मिनेट किया जा रहा है तो पहली बात सामने वाली पार्टी को नोटिस दिया जाएगा इसके बारे में। दिस अग्रीमेंट shall be terminated। हम एक फॉर्मेट दे रहे हैं, ये चेंज हो जाएगा विथ डिपेंडिंग अपॉन द पार्टीज जो कि आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो। फॉर्मेटिंग आई एम जस्ट गिविंग, shall be terminated by giving notice to party। ठीक। थर्डली अगर बात करें आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट herein between the parties, the matter shall be referred to the arbitrator। arbitrator अब कौन होगा, और वो सारे प्रोविजंस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत, वो सारे प्रोविजन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत वो सारे प्रोविजंस लागू होंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं ना, एसेंशियल्स और वैलिड देखा जाता है। तो आर्बिट्रेशन अगर हो रहा है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट जो किया जा रहा है, तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट, इसके ऊपर भी एक्ट बनाया गया है। उन चीजों को, उन प्रावधान को, उन प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए वो सारे डिसीजंस को दिया जाएगा। और तो और जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर देगा, आर्बिट्रेटर यानी कि जो कि म्यूचुअल सेटलमेंट करा रहा है, वो दोनों ही पार्टी के ऊपर उसका डिसीजन, उसका ऑर्डर जो कि है बाधित रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। यानी कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, parties may refer the same to arbitrator and provisions of arbitration and conciliation
Act 1996 apply and order of arbitrator shall be binding on both parties. ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तुमको जानकारी केवल होनी चाहिए जो कि हम दे रहे हैं. डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर पेपर को बुरी तरीके से बर्बाद करना है तो एग्जामिनेशन में दे भी सकता है. नेक्स्टली, क्लॉजेस फॉर सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन. किस तरीके से सामने वाले को बताया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, पोस्ट द्वारा किस तरीके से, दैट इज मोड स्पेसिफाई किया जाता है. टू द पार्टी टू होम इट इज गिवन, पोस्टिंग किस तरीके से, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग किस तरीके से की जाएगी, सफिशिएंट सर्विस माना जाएगा. नोटिस में भी सेंड थ्रू पोस्ट टू द लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टी टू होम इट इज गिवन, मतलब माध्यम किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाएगा. टॉकिंग अबाउट विथ रिगार्ड टू, इफ यू टॉक अबाउट अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी. अटेस्टेशन आवश्यक नहीं है, परंतु बट अग्रीमेंट्स आर यूजुअली अटेस्टेड बाय एक विटनेस द्वारा. मैम अगर रजिस्ट्रेशन कराना है उस डॉक्यूमेंट का तो 2 विटनेस की जरूरत होती है. यानी कि मैम जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट्स जो कि है बेसिकली उनको अटेस्ट किया जाए विटनेस द्वारा, नहीं, पर बेसिकली अग्रीमेंट्स आर यूजुअली अटेस्टेड बाय 1 विटनेस. और अगर रजिस्टर करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को तो 2 विटनेस की मौजूदगी में अटेस्टेशन किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन मैम कराने की अग्रीमेंट की जरूरत है. अग्रीमेंट्स जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में नहीं है, दूसरा अग्रीमेंट जो कि फॉर्म होते हैं उनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, परंतु वो अग्रीमेंट जो कि इंटरेस्ट या अधिकार इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत ट्रांसफर हो रहा है और वैल्यू जो कि है 100 रुपए से अधिक की है, बट ऑब्वियसली बात है 100 रुपए से अधिक की होगी तो उस केस में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है और लॉ के तहत, लॉ के नजर में इट हैज टू बी रजिस्टर्ड. मैम स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी डिफर करेगा विथ रिगार्ड टू द स्टेट. वहां के स्टैम्प एक्ट बेसिकली जो कि स्पेसिफाई किए जा रहे हैं, जिस स्टेट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है अग्रीमेंट बेसिकली, तो उस शहर के स्टैम्प एक्ट के तहत गवर्न होगा कि किस तरीके से वो सारी चीजें लागू होंगी. सो यहाँ पे हम लोगों ने कई सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया विथ रिगार्ड टू, पहले तो डिस्कशन किया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या एसेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं. फर्दर हम लोगों ने बातचीत की विथ रिगार्ड टू अग्रीमेंट और अग्रीमेंट के ऊपर किन किन क्लॉजेस की एसेंशियलिटी देखी गई है. नाउ गोइंग अहेड विथ रिगार्ड टू फर्दर डिस्कशन, अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा आ रहे हैं ड्राफ्टिंग के. टर्म्स एंड कंडीशन इन द अग्रीमेंट टू सेल एंड परचेज. अब सोचो अग्रीमेंट हो रहा है कैसा, सेल परचेज का अग्रीमेंट हो रहा है. कौन कौन सी पार्टी होगी, एक सेलर होगा वेंडर, एक परचेजर होगा बायर खरीदार. ठीक, पहली बात मार्केटेबल टाइटल इन द प्रॉपर्टी. मार्केटेबल टाइटल इन द प्रॉपर्टी, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, हम अगर तुमको बेच रहे हैं वो प्रॉपर्टी मार्केटेबल टाइटल है या मेरा उस पर मार्केटेबल टाइटल है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी हम तुमको बेच रहे हैं बेसिकली अब उसको तुम फर्दर फ्यूचर में किसी को बेचना चाहो तो बेच सकते हो, क्योंकि वो मेरी जो टाइटल है उस पे किसी प्रकार का इस तरीके का हक वक नहीं है, हम तुमको दे दिए, अब तुम उसको बेचो, रहो, जो करना है करो. और साथ ही साथ ये अवेलेबल रहेगा इंस्पेक्शन करने के लिए. हैज प्रोड्यूस द टाइटल डीड्स, हमने बेचने वाले वेंडर ने तुमको टाइटल डीड दिया, अब तुम पता कर लो, इंस्पेक्ट कर लो, जांच पड़ताल कर लो कि मैम की प्रॉपर्टी जो टाइटल डीड मैम ने दी है क्या वो मार्केटेबल है कि नहीं है, यानी कि कल को तुम उसको बेचना चाहो मार्केट में तो क्या वो बिकेगी कि नहीं. दूसरी बात, पार्ट ऑफ लार्जर प्रॉपर्टी, ऐसा भी हो सकता है कि मैम की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मतलब मेरे पास एक लार्जर प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ हिस्सा जो कि है हम उसका अग्रीमेंट कर रहे हैं तुमको बेचने के लिए और बाकी का हिस्सा जो कि है हम रिटेन कर रहे हैं अपने यूज के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए. हाँ, कल को मेरा भी बुढ़ापा आएगा, आ ही गया है, तो मेरे बाद मेरे बच्चे और उनके लिए मैंने रिटेन करके रखा हुआ है. बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने
दी हुई है विथ रिगार्ड की उसका अग्रीमेंट तुम्हारे साथ किया हुआ है। तो ये सारी चीजें पर्टिकुलर स्पेसिफाई की जाएगी विथ रिगार्ड टू इनकॉर्पोरेटेड इन द अग्रीमेंट, और ये सारी बातें अग्रीमेंट में लिखी जाएंगी कि इतना हिस्सा है, उसमें से एक पोर्शन दिया जा रहा है, सेल किया जा रहा है प्रॉपर्टी का। थर्डली, प्रायर चार्ज और इनकम्ब्रेंसेस। प्रायर चार्ज और इनकम्ब्रेंसेस मतलब मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैंने वो प्रॉपर्टी जो कि अब तुमको बेच रहे हैं ना, मैंने किसी के पास गिरवी रखी हुई थी, मेरे को वो प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी जो कि है, हमको पैसे की जरूरत थी, हम किसी के पास गिरवी रखे थे। इनकम्बेंसेस, सामने वाले का चार्ज था, सामने वाले का इंटरेस्ट था इस प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि उसी के ऊपर मैंने उससे पैसा लिया हुआ है। ठीक, अब ये प्रावधान, ये सारी बातें भी स्पेसिफाई की जाएंगी, और कल को हम वो प्रॉपर्टी तुमको बेच रहे हैं ना, जो पैसा तुम हमको दोगे, हम जो प्रॉपर्टी जिसके पास गिरवी रखे उसको पैसा चुकाएंगे कि नहीं, ऐसे ही छोड़ देगा वो? उसके पास हमने कागज रखा है प्रॉपर्टी का और उससे हमने लोन लिया है, तो व्हाट इज द अमाउंट या पेमेंट, इट हैज टू बी मेड टू द चार्ज होल्डर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्री के दौरान ये बात क्लियरली बताई जाएगी, और जो पेमेंट है, मैम ने अगर वो प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ है तो जिसके पास रखा है तुमसे पैसा लेकर के पहले हम उसको चुकाएंगे, बाकी का पैसा जो रहेगा वो मेरा रहेगा। तो ये बातें स्पेसिफाइड रहती हैं। फर्दर, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, कैसे पेमेंट करोगे, कैसे मेरे को पैसा दोगे प्रॉपर्टी का, क्या मेरे को अर्नेस्ट मनी या कुछ डिपॉजिट भी दे रहे हो क्या? ऐसा भी होता है कि मैम ये लीजिए ₹1,00,000 रखिए डिपॉजिट का पैसा, बाकी का पैसा रजिस्ट्री के बाद हम देंगे, होता है। ठीक, जो अग्रीमेंट बनता है ना, उसमें ये बात लिखी रहती है कि मैम को मिस्टर एक्स ने ₹1,00,000 अर्नेस्ट मनी या डिपॉजिट का पैसा दिया है। साथ ही साथ ये बात भी रहती है कई बार कि अगर कल को कुछ ब्रीच होता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो वो डिपॉजिट का पैसा जब्त कर लिया जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। और इसके अलावा पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी जो की है कैसे हैंडओवर की जाएगी, कैसे पोजेशन दिया जाएगा, किस तरीके से बायर को। फर्दर, कॉस्ट, एक्सपेंस, एग्जीक्यूशन, रजिस्ट्रेशन का पार्टीज जो कि रेडी होती है, सहमत होती है बियर करने का, किस हिस्से में, किस भागीदारी में, किस प्रपोर्शन में वो उसको बियर करेंगे, वो बातें। ब्रोकर अगर इन्वॉल्व है, ब्रोकर मतलब मेरी जमीन थी, मेरी प्रॉपर्टी थी, अब हम कोई छुटपुटिया ब्रोकर को बोलते हैं कि तेरे को कोई अगर मिलेगा ना ग्राहक तो लेकर के आना, हम तेरे को उसमें कमीशन दे देंगे। ब्रोकर लोग का काम ही यही होता है, जमीन वगैरह, फ्लैट वगैरह, ये सबको रेंट पे लगवाते हैं, बेचने का काम कराते हैं। तो अगर कोई ब्रोकर भी इन्वॉल्व है ना, तो उसको भी, उसकी बातें भी स्पेसिफाई की जाएंगी, कितना कमीशन दिया जाएगा, उसकी डिटेल्स वगैरह भी स्पेसिफाइड की जाती है। तो टर्म्स एंड कंडीशन इन द अग्रीमेंट टू सेल और परचेज, प्लीज नोट डाउन। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में शुरुआत कर रहे हैं अपनी ड्राफ्टिंग। अभी तक हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारे डीड्स की ड्राफ्टिंग देखेंगे, तो प्लीज उन बातों को मद्देनजर रखिएगा कि ड्राफ्टिंग में कैसे कैसे चीजें आ रही है। स्ट्रेट अवे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे, ड्राफ्टिंग ऑफ बेसिकली सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अग्रीमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पार्टीज के बीच में हुआ है, उसको किस तरीके से ड्राफ्ट करोगे। तो पहले तो इन बातों को मद्देनजर रखना है, उसके बाद ड्राफ्टिंग किस तरीके से करोगे उसके ऊपर हम आएंगे। विथ रिगार्ड टू अग्रीमेंट टू सेल या परचेज, पहली बात मैंने क्या बोली, मार्केटेबल टाइटल इन द प्रॉपर्टी, तुमको केवल हेडिंग याद रखना है। मार्केटेबल टाइटल इन प्रॉपर्टी मतलब मैम की प्रॉपर्टी है, वो अगर कल को किसको बेच रही है, वो अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है। मैम ने जो टाइटल डीड दिया है उसको वो इंस्पेक्शन भी करा है, क्योंकि भाई जिसको भी बेचेंगे वो या तो रहेगा या बेचेगा, या वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है या वो अपने लिए खरीदता है, तो जो भी है, तो मार्केटेबल टाइटल होनी चाहिए प्रॉपर्टी में। दूसरी बात, पार्ट ऑफ लार्जर प्रॉपर्टी या रिटेंशन ऑफ पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मैम की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसमें से कुछ हिस्सा मैम ने सेल करना है तो रिटेन कर रही है, तो वो बातें भी स्पेसिफाई की जाएंगी, लिखी जाएंगी कि कितना पोर्शन उसमें से सेल के लिए किया जा रहा है। टर्म्स और कंडीशन स्पेसिफाइड रहते हैं। तीसरी बात, प्रायर चार्ज और इनकम्ब्रेंसेस,
किसी के पास ऑलरेडी गिरवी रखी थी या चार्ज होल्डर था, उसको पेमेंट करने का किया जाएगा रजिस्ट्री के समय और उसकी डिटेल्स वगैरह स्पेसिफाई की जाती है। फर्दर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, किस तरीके से पेमेंट करेगा सामने वाली पार्टी। अर्नेस्ट मनी कुछ अगर दे रहा है उसकी डिटेल भी स्पेसिफाई की जाएगी अग्रीमेंट में कि लाख रुपया दिया हुआ है सिक्योरिटी के रूप में, लाख रुपया ऑलरेडी एडवांस के रूप में, वॉटेवर जिस भी रूप में दिया है, इन बात को स्पेसिफाई किया जाएगा ताकि बाद में जो पैसा है उसमें से बैलेंस, ये जो लाख रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है उसको काट करके बैलेंस का पैसा लेगा, बाद में मुकर नहीं जाएगा कि लाख रुपया लेके भी बैठ गया, इसका क्या प्रूफ है। तो वो लिखा जाता है कि लाख रुपया सामने वाली पार्टी से एडवांस के रूप में लिया गया है। फर्दर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, apart from possession, cost and expense of execution and registration. Apart from cost and expenses of registration and execution, basically brokerage, अगर कोई broker involve है उसकी डिटेल, अमाउंट एंड अदर स्पेसिफिकेशन, केवल हेडिंग्स आपको इसकी याद रखनी है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ एक स्पेसिमेन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं विथ रिगार्ड टू अग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगर होती है तो किस तरीके से किन चीजों को ड्राफ्ट करने में ध्यान देने की जरूरत होगी। अग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, किन बातों को मद्देनजर रखेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात बहुत एसेंशियल है, जो भी अग्रीमेंट हो रहा है जिसकी भी ड्राफ्टिंग कर रहे हो पहले उसका नाम लिखोगे। दिस अग्रीमेंट, ये कहां पे, ये क्या चीज का अग्रीमेंट है, सेल का अग्रीमेंट है, तो शुरुआत कैसे होगी, दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल। जो भी अग्रीमेंट होगा सबसे पहले वो स्पेसिफाई किया जाएगा। उसके बाद हम ऑलरेडी तुमको बोल चुके हैं ये अग्रीमेंट किस तारीख किस दिन को हुआ, और फिर पार्टीज की डिटेल आती है। दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल मेड ऑन मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, डे ऑफ ईयर 15 अक्टूबर 2020, 15 नवंबर 2020, वॉट एवर बी द स्पेसिफिकेशन विथ रिगार्ड टू द ईयर, किनके बीच में अब हुआ है उनकी डिटेल्स स्पेसिफाई की जाएगी। बिटवीन मिस्टर राम सन ऑफ, पार्टीज के डिस्क्रिप्शन, पार्टीज की डिटेल, इसके बारे में हम बता ही चुके हैं। उसके बाद उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आता है ना, रिसाइडिंग एट, कहां रिसाइड कर रहा है उनका एड्रेस। हियर इन आफ्टर शब्द पे ध्यान देना, इन्हीं चीजों का, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। हियर इन आफ्टर कॉल्ड द वेंडर ऑन वन पार्ट, जब भी ट्रांसफर हो रहा है, जब भी सेल हो रहा है, पहली पार्टी ट्रांसफरर होगी, दूसरी पार्टी ट्रांसफरी होगी। ये हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम इस तरीके से फॉर्मेट नहीं लिखोगे, ये हम एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांसफरर पहले आएगा, फॉर्मेट इसी तरीके का होगा, परंतु ये सारी चीजें हम केवल एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट में आपको डाल रहे हैं। ट्रांसफरर और वन पार्ट, दूसरी चीज समझ गए, अगर ट्रांसफरर है तो ट्रांसफर की डिटेल ऑन वन पार्ट,
एंड मिस्टर श्याम, सेम चीज, सन ऑफ, रिसाइडिंग एट, एड्रेस, ये डॉट 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 नहीं लिखोगे एग्जाम में, एड्रेस डालोगे, रिसाइडिंग एट हियर एंड आफ्टर कॉल्ड, क्या होगा, खरीदार है ना, परचेजर, ऑन अदर पार्ट, ट्रांसफरी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, अग्रीमेंट जो भी हो शुरुआत उसकी कैपिटल्स में होगी, दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल, वॉट एवर बी द अग्रीमेंट, तो पहला होगा दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल, सेल अग्रीमेंट की अपने बात कर रहे, ठीक। दूसरी बात क्या होगी, किस दिन हुआ, किस तारीख को हुआ, वोट स्पेसिफाई किया जाएगा, डे और डेट स्पेसिफाई किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर नंबर मिलेगा, पार्टीज का नाम, पहले कौन सी पार्टी आएगी, ट्रांसफरर, उसके बाद कौन सी पार्टी आएगी, ट्रांसफरी, ट्रांसफरर का नाम, ट्रांसफरर का डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी, ट्रांसफरर का एड्रेस। मैम अगर कंपनी होती यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करेंगे तो वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाता, नहीं आ जाता क्या, हम पहले ही बताया ना डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी में, जब भी हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, इंडिविजुअल है तो वो क्या डिटेल्स है, उसका क्या स्टेटस है, कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, फर्म कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल डालेंगे, ठीक। तो अगर हम आगे डालेंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि भाई कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का ही डिटेल डालेंगे ना, ठीक है। नंबर 1.2 रिमेंबर दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल, हियर एंड आफ्टर कॉल्ड द पार्टीज के बाद ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, एक्सप्लेन करने के लिए नंबर्स डाल रहे हैं 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या चूज करेंगे या क्या लिखेंगे, क्या शब्द का, देखो सेल हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो तुम अगर सेल कर रहे हो तो तुम बेसिकली ओनर हो, ओनर नहीं होगे तो बेचोगे कैसे, बाद में कोई भी सेल इस तरीके से तो नहीं होती है ना कि कोई भी बाहर वाला आकर के उसके ऊपर अधिकार या हक जमाएगा, सेल हो रही है तो मतलब तुम्हारे पास अधिकार है बेचने का उस प्रॉपर्टी को, तभी तुम बेच रहे हो, तो क्या बात बताई जाएगी। और तो और मैम यहाँ एक और चीज का ध्यान रखना, ये जो शब्द हम वेंडर और परचेजर का इस्तेमाल किए हैं ना, कि मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला, अज्यूम ही किया जाता है कि अगर ये गुजर जाते हैं या मर जाते हैं तो इनके बाद इनका लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि रिप्रेजेंट करेगा उनको भी इंक्लूड किया गया है, मतलब मैम एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर जो कि है या असाइनी जो कि है वो भी ये काम करेंगे अगर कल को इनकी डेथ या ऐसा कुछ होता है तो। अनटिल एंड अनलेस कुछ और बताया गया है, माना जाता है इनको साथ ही साथ इनके बाद जो इनकी गद्दी पे बैठेंगे उनको भी इंक्लूड किया गया है, समझ रहे हो बात को, अनटिल एंड अनलेस एनीथिंग अदर हैज बीन स्पेसिफाइड। अज्यूम किया जाता है कि उनके बाद उनके जो नॉमिनी, उनके जो लीगल हायर है उनको भी इंक्लूड किया है। फिर हमने क्या बोला कि अगर खरीदारी बेची हो रही है विथ रिगार्ड टू प्रॉपर्टी, तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसका ओनर है, तो यानी कि वेयर एज, ये शब्द वेयर एज, मेरे एग्जाम्पल में सेलर कौन है, मिस्टर राम, तुम कोई भी नाम लिख देना एग्जामिनेशन में जो नाम तुमको पसंद हो, अगर एग्जामिनेशन में नाम लिखा हुआ है तो प्लीज क्वेश्चन पढ़ के वही नाम लिखना, पसंदीदा नाम मत लिख देना। Whereas Ram is the sole and absolute owner of property. ओनरशिप डिटेल आएगी पॉइंट नंबर 4। पहला पॉइंट कौन सा अग्रीमेंट हो रहा है, दूसरा ट्रांसफरर की बात, तीसरा ट्रांसफरी की बात, फिर ओनरशिप की बात। ये इसलिए नंबर किए हैं ताकि तुम इन पॉइंट्स को रिमेंबर रखो, दिमाग में याद रखो कि ये सारे पॉइंट्स इस सीक्वेंस में एग्जामिनेशन में ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए आप इनको लिखोगे। अब whereas it is agreed that the vendor shall sell the purchaser the property for a sum of rupees इतना, कितने पैसे में किस रेट पे बेचेगा उसकी बात। मैम अगर ये ना लिखे तो भी चलेगा, मैम अगर क्लॉजेस में या विटनेस के समक्ष इन बातों को लिखे तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम कंडीशंस पे आएंगे कि ये अग्रीमेंट क्या क्या चीजों को विटनेस करता है। जैसे डीड में शुरुआत होती है ना, दिस डीड ऑफ गिफ्ट, सिमिलरली अग्रीमेंट ऑफ सेल है, दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल, पहली शुरुआत आएगी इसी तरीके से। अब नाउ दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल विटनेस एज अंडर, किन क्लॉजेस के ऊपर ये अग्रीमेंट बना है, कितना पैसा दिया सिक्योरिटी का, कितना पैसा चीजें अलग दिया, क्या क्या बातें, किन किन चीजों पे अग्रीमेंट हुआ, वो सारी बातें टर्म्स और कंडीशन को स्पेसिफाई किया जाता है। नाउ दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल विटनेस, विटनेसिंग क्लॉज कह सकते हैं। नाउ दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल, कौन सा है, सेल का है, विटनेस एज अंडर, पांचवी बात जो कि आपको याद रखनी है, विटनेसिंग क्लॉज या किन किन बातों के ऊपर बात हुई है। प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, आप एग्जामिनेशन में प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मिस्टर राम हैज अग्रीड फॉर अ सम ऑफ रुपीज इतना टू बी चार्ज, या द प्रॉपर्टी, द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज टू बी सोल्ड हैज बीन फिक्स्ड एट रुपीज 40 लाख। हम यहाँ पे केवल हेडिंग बता रहे हैं, तुम एग्जामिनेशन में हेडिंग नहीं लिखोगे, दीज आर द फॉर्मेट, यू विल राइट जो भी सेलर है या प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड, 40 लाख रुपए फिक्स हुई है, 50 लाख पे फिक्स हुई है, वॉट एवर, वो प्राइस आप स्टेट करोगे। फर्दर अर्नेस्ट मनी, अब क्या क्या चीजें स्पेसिफाई किया जाएगा। अर्नेस्ट मनी, अगेन यू विल नॉट राइट हियर अर्नेस्ट मनी। मिस्टर श्याम, खरीदार कौन है, मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम हैज पेड या हैज डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख एज अर्नेस्ट मनी। समझ रहे हो बात को। फर्दर अगर अपने बात करें टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, किस समय पे परफॉर्म किया जाएगा, किस मंथ से, फ्रॉम द डेट एंड इट इज अग्रीड दैट द टाइम विल बी ऑफ एसेंस ऑफ द अग्रीमेंट। ऑब्वियस सी बात है, हमको ये घर आप बेचोगे, कब किस टाइम पे बेचोगे दैट इज ऑफ अ प्राइम कंसर्न, और कब बेचोगे, और अगर डिले होता है तो वो सारी बातें उसमें स्पेसिफाई की जाती हैं। बैलेंस सेल प्राइस, मिस्टर श्याम शैल पे द बैलेंस, 40 लाख में लाख दिया है या 5 लाख दिया है, वॉट एवर बी द अर्नेस्ट मनी, 5 लाख अगर दिया है तो 35 लाख रुपया बैलेंस मनी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंस डीड देगा। ये बातें स्पेसिफाई की गई है। साथ ही साथ कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द परचेजर, कन्वेंस क्या होता है, कन्वेंस डीड क्या होती है, पहले ही बात कर चुके हैं चैप्टर की शुरुआत में, चैप्टर नंबर 1 में, इस सब्जेक्ट की शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब अधिकार राइट या ट्रांसफर हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से होता है, कन्वेंस डीड के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ परचेजर, Mr. Ram shall execute the conveyance deed in favor of Mr. Shyam। और कोई बात मैम, मिस्टर राम की टाइटल अगर प्रॉपर्टी में अप्रूव नहीं की गई, उसमें कुछ डिफेक्ट आया, तो जो डिपॉजिट का पैसा लिया था ना, अर्नेस्ट मनी जो लिया था ना, वापस करो मिस्टर श्याम को। क्यों करेंगे मैम, क्योंकि तुम्हारी टाइटल में डिफेक्ट है, और तो और साथ ही साथ वो जो पैसा जमा किए थे ना डिपॉजिट का, उसके ऊपर ब्याज भी लौटाओ। तुम्हारी टाइटल ही नहीं है, तुमको अधिकार ही नहीं है प्रॉपर्टी बेचने का, तुम कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट में एंटर कर गए कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को बेच दोगे, तुम्हारा टाइटल भी तो होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में जो कि तुम बेचने के लिए अग्रीमेंट कर रहे हो। यानी कि नॉट अप्रूव या डिफेक्ट इन टाइटल। अगेन आप एग्जाम में डिफेक्ट इन टाइटल नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, Mr. Ram's property, there is a defect in the property of Mr. Ram, he shall refund the deposit money, earnest money which he has taken from Mr. Shyam along with interest. Nextly, purchaser commits a breach. अगर श्याम जी ने कुछ गलत कर लिया तो राम जी डिपॉजिट जब्त कर लेंगे। Fault, default on part of purchaser
Mr. Ram shall forfeit the amount of deposit which he has accepted from Mr. Shyam. Further, मैम अगर राम जो कि वेंडर है ब्रीच करता है कोई अग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशन पे, उस केस में तो वो जो रिसीव किया है अर्नेस्ट मनी वो तो देगा ही देगा, साथ ही साथ खामियाजा भी देगा मिस्टर श्याम को, लिक्विडेटेड डैमेज भी पे करेगा जो भी उसको इनकर हुआ है, क्योंकि टर्म्स और कंडीशन का वायलेशन या ब्रीच हुआ है अग्रीमेंट का, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। समझ रहे हो? इसके बाद बेसिकली शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी होती है। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी की डिटेल स्पेसिफाई की जाती है। और कि प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है, कितने नॉर्थ में कितने साउथ में। विटनेस के समक्ष दोनों पार्टी साइन करती है। इन विटनेस वेयर ऑफ पार्टीज पुट देयर signature, witness 1, witness 2, vendor, purchaser। विटनेस का नाम, विटनेस के फादर का नाम, विटनेस का एड्रेस और सिग्नेचर। प्लीज ध्यान से नोट डाउन करिएगा, फिर से हम समझा रहे हैं आपको। ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि अगर अग्रीमेंट टू सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगर होता है तो किन बातों को मद्देनजर रखा जाएगा। अगेन इन विटनेस वेयर ऑफ को भी पॉइंट नंबर डाल देते हैं 7। देखो मार्किंग इसी तरीके से होती है एग्जामिनेशन। बच्चा बोलता है ना ड्राफ्टिंग में नंबर नहीं मिलता, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि तुमको क्यों नंबर नहीं मिलता। कुछ शब्दों का चुनाव आपको करना पड़ेगा, कुछ चीजों का तो लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा ना। नॉर्मल चिट्ठी तो नहीं लिख रहे हो, लव लेटर नहीं लिख रहे हो, तुम ड्राफ्ट कर रहे हो, यू आर अ ड्राफ्टमैन। तो किन चीजों को, किन शब्दों का आपको चॉइस करना पड़ेगा, उसको नोट डाउन करने की आवश्यकता है। प्लीज रेस्ट ऑफ यू नोट डाउन इट। आप लोग लिखो, कंटिन्यू करो, मैं समझा रही हूँ आपको। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, अग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। पहली बात क्या रखोगे, कौन सा अग्रीमेंट हो रहा है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, डेट तो लिख दिया तुमने, पहले ट्रांसफरर का नाम होगा ऑन वन पार्ट। दूसरी बात हियर इन आफ्टर कॉल्ड द वेंडर। दूसरी बात ट्रांसफरी का नाम आएगा हियर इन आफ्टर कॉल्ड द परचेजर ऑन अदर पार्ट। ठीक, वेयर एज इस शब्द का इस्तेमाल करना, ओनरशिप की डिटेल मेंशन करोगे कि वो ओनर है। ठीक है, फर्दर ये अग्रीमेंट किन किन चीजों को विटनेस करता है, किन किन चीजों की बारे में बता रहा है। क्या प्राइस है प्रॉपर्टी का, कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का पैसा लिया है कि नहीं लिया है, कब परफॉर्मेंस करेगा, बैलेंस जो कि है सेल प्राइस कैसे मिलेगा, ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली कन्वेंस डीड। जब प्रॉपर्टी का राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है तो कन्वेंस डीड के माध्यम से ही होगा। तो वो कन्वेंस डीड सेलर से परचेजर को कैसे मिलेगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट रहा टाइटल में तो उस केस में, उस सिनेरियो में सामने वाले का से जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट मनी लिया है वो वापस करेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट का भी पैसा देगा। अगर परचेजर ने कुछ डिफॉल्ट किया है, डिपॉजिट का पैसा जब्त कर लिया जाएगा। अगर वेंडर ने कोई ब्रीच किया अग्रीमेंट टू सेल, उस केस, उस सिनेरियो में अर्नेस्ट मनी तो लौटाएगा ही, साथ ही साथ लिक्विडेटेड डैमेजेस भी देगा। प्रॉपर्टी की डिटेल्स मेंशन की जाएगी। मिस्टर राम की जो प्रॉपर्टी है, कितना बाय कितना, कहाँ पे है, कितना एरिया नॉर्थ में, कितना साउथ में, ईस्ट वेस्ट में, वो डिटेल स्पेसिफाई की जाएगी। उसके बाद विटनेस के समक्ष इन विटनेस वेयर ऑफ, अगेन ये शब्द का ध्यान रखना, ये हमेशा आएगा जब भी विटनेस का आएगा ना, यही सेम लाइन रहेगी। इन विटनेस वेयर ऑफ, इन विटनेस वेयर ऑफ पार्टीज पुट देयर रेस्पेक्टिव सिग्नेचर। विटनेस 1, विटनेस 2, विटनेस 1 का नाम एड्रेस, विटनेस 2 का नाम एड्रेस, पार्टी का सिग्नेचर जो भी पार्टी के बीच में एग्जीक्यूट हुआ है। प्लीज नोट इट डाउन।
दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। यहाँ पे हम लोगों ने कई सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में शुरुआत किया और थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया। पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एग्जांपल देखा कि अग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी किस तरीके से कैसे आप ड्राफ्ट करोगे। So here we come to an end of this class. We will be continuing in our next session. Thank you.